जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम अम्ल के जो प्रकार थे उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे इसमें है हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता के आधार पर जो अम्ल के प्रकार हैं वह कितने प्रकार से होते हैं। तो मैंने ये पीछे एक चार्ट बनवाया था, उसमें नाम लिखवाए थे दो। यह होते हैं हमारे प्रबल अम्ल और एक और कौन सा होता है इसमें, दुर्बल अम्ल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रबल अम्ल के बारे में, जिसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयनों में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। आगे है इसमें कि प्रबल अम्लों में प्रोटॉन को या प्रोटॉन का ही एक और नाम क्या होता है, हाइड्रोजन आयन त्यागने की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, उच्च होती है। तो आपको ये बात इसमें याद रखना है कि जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं उनमें प्रोटॉन को या फिर हाइड्रोजन आयन को त्यागने की क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। साथ ही प्रबल अम्ल अपने संघटक तत्वों के आयनों में क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, आगे हैं इसमें उदाहरण प्रबल अम्लों के। पहला है H2SO4, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल और चौथा है हाइड्रोब्रोमाइड अम्ल। तो ये चारों जो अम्ल हैं ये किस प्रकार के अम्ल हैं, एक प्रबल अम्ल है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन को त्यागने की क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। आगे है इसी में प्रबलता का क्रम। तो HCl सबसे अधिक प्रबल अम्ल है, उससे कम कौन सा है, HNO3, उससे कम H2SO4 और सबसे कम जो होता है वह क्या होता है, CH3COOH, जिसे आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा अम्ल होता है और सबसे कम प्रबल कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, अब आगे है इसमें दुर्बल अम्ल, जिसे हम वीक एसिड कहते हैं। तो परिभाषा आपको इसमें याद रखना है कि वे अम्ल जो किसी भी जलीय विलयन में आंशिक रूप से मतलब बहुत कम क्या होते हैं, आयनित होते हैं, उन्हीं का नाम क्या होता है, दुर्बल अम्ल। एक क्या थे, जो पूरी तरीके से आयनित हो गए थे उनको अपन कह रहे थे प्रबल अम्ल, और जो थोड़े बहुत आंशिक पार्शियली क्या होते हैं, आयनित होते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि दुर्बल अम्लों में हाइड्रोजन आयन को त्यागने की क्षमता क्या होती है, निम्न होती है, अर्थात कम होती है। आगे है यदि समान सांद्रता मतलब क्या होती है, मात्रा समान सांद्रता पर जो दुर्बल अम्ल होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वह प्रबल अम्ल से भी क्या होता है, अधिक होता है। ये हमारा आईएमपी पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि जब समान सांद्रता पर कोई दुर्बल अम्ल है तो उसका जो पीएच मान होगा वह प्रबल अम्ल की तुलना में भी क्या होता है, सर्वाधिक होता है। आगे इसमें कुछ उदाहरण लिखे हुए, जैसे CH3COOH, तो ये एक कैसा अम्ल है हमारा, एक दुर्बल। दूसरा है HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये भी कैसा है, एक दुर्बल अम्ल है। और तीसरा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी कैसा है, हमारा एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। अब आगे है अम्लों का अगला प्रकार, जिसमें लिखा है जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर, यदि कोई विलयन है वो भी किसका है, जल का, उसमें अम्ल की कितनी ज़्यादा मात्रा है या कितनी कम है, उसके आधार पर जो अम्ल होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला है सांद्र अम्ल और दूसरा होता है तनु अम्ल। तो पहले हम सांद्र या फिर कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। इसकी केवल आपको परिभाषा ही याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विलयन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है जलीय विलयन। तो विलयन मतलब होता है विलेय और विलायक का योग। विलेय मतलब कम मात्रा, विलायक मतलब क्या होती है, अधिक मात्रा। जैसे यदि एक पानी का गिलास है, यदि उसमें आप नमक मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा कैसी है, ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा विलायक। नमक की मात्रा कैसी है, कम, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा विलेय। तो विलायक की तुलना मतलब इसकी तुलना में ये वाली मात्रा यदि ज़्यादा हो गई तो उसी का नाम क्या होता है, सांद्र अम्ल होता है। ठीक है, इसी में आगे दिया हुआ है कि सांद्र अम्लीय विलयन को यदि आप एक लाइन में पढ़ेंगे तो क्या होगा कि विलेय अम्ल की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, किसकी तुलना में, विलायक अम्ल की तुलना में, तो उसी का नाम क्या होता है, सांद्र अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, अब आगे है इसमें तनु विलयन।
जिसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में कैसी होती है, कम होती है, तो उसे अपन कहते हैं तनु विलयन। कहने का मतलब है कि तनु अम्लीय विलयन में विलेय अम्ल की मात्रा कम होती है और विलायक अम्ल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। तो ये दोनों जो परिभाषा हैं उनको आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है। अब आगे है इसमें हाइड्रोजन के परमाणु को त्यागने की संख्या के आधार पर जो हमारे अम्ल हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ते हैं हम मोनोप्रोटिक अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में केवल एक हाइड्रोजन को या फिर इसी को लेंगे एक प्रोटॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो उन्हीं का नाम क्या होता है, मोनोप्रोटिक अम्ल। यहाँ पर आप उदाहरण देखें, HCl में हाइड्रोजन कितना है, 1। HNO3 में हाइड्रोजन कितना है, 1। HBr में 1। HI में 1। तो इन सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की संख्या 1 है। मतलब ये वाले जो अम्ल होंगे या यौगिक वह किसी जब जलीय विलयन में डूबेंगे तो केवल एक परमाणु क्या करेंगे, हाइड्रोजन का त्याग देंगे। तो उन्हीं का नाम क्या होता है, मोनोप्रोटिक अम्ल होता है। आगे है डाइप्रोटिक अम्ल। तो वे अम्ल जो किसी भी जलीय विलयन में केवल 2 हाइड्रोजन के परमाणु मतलब 2 प्रोटॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, तो हम उन्हें डाइप्रोटिक अम्ल कहते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। जैसा कि उदाहरण में लिखा है H2SO4, यहाँ पे लिखा है H2CO3, तो इसको पढ़ते हैं आप कार्बोनिक अम्ल। तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, इसमें भी कितने हैं, 2। तो यह अपने 2-2 इलेक्ट्रॉनों को नहीं, यह अपने 2-2 प्रोटॉनों को क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइप्रोटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। आगे है ट्राइप्रोटिक अम्ल। तो वे अम्ल जो किसी जलीय विलयन में केवल 3 हाइड्रोजन परमाणु को या फिर 3 प्रोटॉनों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो उन्हीं का नाम क्या होता है, ट्राइप्रोटिक अम्ल होता है। अब इसको आप पढ़ें जरा, H3PO4 इसको पढ़ते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, और यहाँ पे लिखा है H3ASO4 इसको पढ़ते हैं आप आर्सेनिक अम्ल। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3, इसमें भी कितनी है, 3। तो 3-3 परमाणु ये क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइप्रोटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब आगे इसमें एक नोट है जिसमें कहा गया है कि डाइप्रोटिक अम्ल और ट्राइप्रोटिक अम्ल दोनों मिलकर आपस में क्या कहलाते हैं, पॉलीप्रोटिक अम्ल कहलाते हैं। तो डाई वाले को और ट्राई वाले को हम एक और नाम से जानते हैं, पॉलीप्रोटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आगे हम इसमें अम्लों के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो गुणधर्म है वह क्या है कि अम्ल जब किसी धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आंसर क्या याद पड़ेंगे आप, लवण बनाता है। और जब लवण इसमें बनता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, ये वाला पॉइंट हमारे लिए IMP है। अम्ल जब धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो हमेशा कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये पहला बिंदु इसमें आप याद रखेंगे। दूसरा है जब कोई अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ या जब कोई अम्ल हाइड्रोजन के कार्बोनेट के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो वो क्या बनाता है, लवण बनाता है, साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है। और कौन सी गैस मुक्त करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और जब इस प्रकार से अभिक्रिया होती है अम्लों की तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, मुक्त होती है। आगे है इसमें अगला कि जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से करवाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, लवण बनता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, सॉल्ट। और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। और इस पूरी कंप्लीट अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन, मतलब उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो जब एक अम्ल किसी एक क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। आगे एक और अभिक्रिया इसमें दी गई है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। इसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं निकलती है। यदि धातु के साथ में अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है,
और धातु के ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया होती है तो केवल लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है इसमें कि जब कोई अम्ल जलीय विलयन में या जल के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। लेकिन जो जितने भी हाइड्रोजन आयन इसमें मुक्त होंगे वह कैसे होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते हैं। कहने का मतलब है यदि वो आयन निकलेंगे तो स्वतंत्र अवस्था में वो नहीं रह सकते, इसलिए यह जो आयन होते हैं वह जल के साथ में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जैसे ये जल के साथ में जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H3O+। ठीक है, क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि जब कोई अम्ल किसी जल से अभिक्रिया करता है तो पहले अभिक्रिया के बाद वह हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, और वो हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता, इसलिए वह जल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है कि हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, तो जब कोई अम्ल किसी जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तब ये बनता है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। आगे इसमें एक नोट लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी अम्ल में हमें पता करना है कि वो अम्ल है कि नहीं है, कोई भी यौगिक है, तो अम्ल में हमेशा जो ऑक्सीजन होती है उनकी जो संख्या होती है या तो 2 के बराबर होगी या 2 से क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसमें ऑक्सीजन कितना, 1, मतलब ये वाला यौगिक हमारा अम्ल नहीं है। इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, तो ये वाला यौगिक हमारा अम्ल है। इसमें ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 1, तो ये वाला यौगिक हमारा अम्ल नहीं है। NO2 में O की मात्रा कितनी है, 2 है संख्या, तो ये वाला भी हमारा अम्ल होगा। SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, तो भी इसमें क्या होता है, अम्ल होगा। तो ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की संख्या या तो 2 के बराबर है या 2 से ज़्यादा है तो वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है क्षार। तो क्षार क्या होते हैं, तो क्षार वह होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, भस्म, या क्या कहते हैं, राख कहते हैं। तो क्षार का एक और नाम होता है भस्म, या इसी का एक और नाम क्या होता है, राख होता है। स्वाद में सामान्यतः कैसे होते हैं, तीखे होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, स्पाइसी या फिर बिटर होते हैं। आगे हैं वे पदार्थ जिन्हें छूने पर क्या हो, फिसलन उत्पन्न होती है या चिपचिपा जैसा कुछ लगता हो आपको, तो क्या कहलाते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। जैसे तेल या फिर साबुन, साबुन हाथ में लगाने पे क्या होती है, हाथों में फिसलन होती है। तेल पे यदि पैर लग जाए तो तेल और पैर के बीच में क्या होती है, फिसलन होती है, चिपचिपा लगता है। तो हर वो पदार्थ जिनमें चिपचिपाहट होती है, जैसे कोई आप क्रीम वगैरह लगाएं तो क्रीम में क्या होती है, चिपचिपाहट होती है, तो वो सब पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, आगे है इसमें परिभाषा। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ये जो क्षार की परिभाषा है वो आपको याद रखना है। जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हीं का नाम क्या होता है, क्षार होता है। आगे है इसमें क्षार के गुण। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, मतलब बटर होते हैं। दूसरा इसका जो गुण है वह है कि अम्ल से क्रिया करके कौन, क्षार क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये बात थोड़ी देर पहले हमने पीछे पढ़ ली थी। ठीक है, अगला बिंदु इसमें दिया हुआ है कि जो प्रबल क्षार होते हैं, जितने भी टाइप के प्रबल क्षार होते हैं वह विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं, मतलब इनमें से विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, आगे है क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसे नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, और मैथिल ऑरेंज को पीले रंग में परिवर्तित कर देता है। देखो लाल वाले का याद करना है, नीला कर देता है, और जो मैथिल ऑरेंज रंग होता है उसको पीले रंग में क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। आगे है इसमें कि जितने भी क्षार होते हैं वह फिनोल्फथीन को क्या कर देते हैं, गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो एक ये वाला बिंदु, एक लाल लिटमस पेपर वाला और एक मैथिल ऑरेंज वाला, इन तीनों के रंगों को आपको याद रखना है। आगे है क्षार में किसी भी तेल या किसी भी गंधक या सल्फर को घुला देने की क्षमता होती है। जैसे मान लो आपके हाथों में क्षार लगा हुआ है, चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है, तेल, तेल को हटाने के लिए हम साबुन लगाएंगे, तो साबुन क्या होता है, क्षार। तो साबुन उस तेल के अणुओं के साथ में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा और आपके हाथों में से तेल को हटा देगा।
तो क्षार तेल और गंधक को क्या कर देते हैं, घुला देने की क्षमता रखते हैं। अगला दिया है कि क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। कार्बनिक पदार्थ मतलब जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हीं को अपन बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। उन्हें ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे है कि लवण के घोल में डाले जाने पर जो क्षार होते हैं वह धातु के हाइड्रोक्साइड को क्या कर लेते हैं, अलग कर देते हैं, मतलब उसको अवक्षेपित कर देते हैं। तो ये बात भी आपको इनके गुणों में याद रखना है। आगे है कि महत्वपूर्ण क्षारों के नाम, जितने भी बेस है महत्वपूर्ण उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये क्या कहलाता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। इसका यूज़ क्या करते हैं, कपड़ा उद्योग में, पेट्रोलियम के शोधन में, साबुन या कागज या अपमार्जक के निर्माण में। तो अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट, सर्फ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं, कास्टिक सोडा। या यदि आपसे पूछा जाए कि कठोर जो साबुन होती है, कठोर जो साबुन होती है कपड़े धुलने वाली, उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आंसर होता है कास्टिक सोडा NaOH का। ठीक है, आगे है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। इसी को हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये नाम भी आपको इसमें याद रखना है। इसका काम क्या होता है कि जो अवशिष्ट जल होता है उसको ठीक करने में, और अग्निरोधक में, आग को बुझाने में, और साथ में प्रति अम्ल, यदि पेट में एसिडिटी हो गई है तो उससे उपचार के लिए भी हम MgOH का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण इसमें क्षार दिया है उसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। फॉर्मूला क्या है इसका, NaH। तो इसका केवल आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, आगे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। तो यह भी एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है, केवल इसका नाम याद रखना है। अगला दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, KOH को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी का नाम होता है कास्टिक पोटास। जैसे ऊपर वाले का नाम क्या था, कास्टिक सोडा, नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा, कास्टिक पोटास। तो ये दोनों बातें भी आपको इसमें याद रखना है। इसकी जो यूज़ होते हैं वह क्या होते हैं, मृदु साबुन, मतलब जो पियर्स साबुन होती है, जो नहाने वाली साबुन होती है, उसको बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। जो कांच वाली साबुन होती है पियर्स वाली, उसके लिए हम ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जनरली जो हम नहाते हैं डव वगैरह होती हैं, जो मुलायम साबुन होती हैं जिनको हम बोलते हैं मृदु साबुन। तो नहाने वाली साबुन बनती है KOH से, और कपड़े धोने वाली साबुन किससे बनती है, NaOH से। आगे है शैम्पू, शेविंग क्रीम इत्यादि बनाने में। एक और है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, गैसों के अवशोषक में, और साथ में क्षारीय बैटरियों के निर्माण में हम इस हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। इसी को हम कहते हैं चूने का पानी। ठीक है, और इसका प्रयोग करते हैं गंदे नालों में पानी के उपचार के लिए, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में, और जल को कठोर से मृदु बनाने में, मतलब जल को शुद्धिकरण करने में, साफ करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगला इसमें जो क्षार है वह है अमोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH। तो इसका केवल हमें नाम याद रखना है। आगे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है MgO। ये रहा, ये एक प्रकार का क्षार होता है जिसका प्रयोग इंसुलेटर, मतलब तापरोधक में, जो हमारे घर में डोरियां होती हैं, केबल होती हैं, उनके अंदर होता है तार, और तार के ऊपर लगा होता है एक प्लास्टिक का कवर। ठीक है, मुलायम रहता है, तो उसी को बोलते हैं अपन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। साथ में टीवी पर प्रोटेक्टिव कोटिंग करने के लिए, जैसे मोबाइल पर हम ग्लास लगाते हैं टच ग्लास, वैसे ही क्या होता है टीवी पर एक क्या होती है, उसकी डिस्प्ले पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, तो उस लेयर को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, MgO का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने इसमें अम्लों को पूरा पढ़ा और क्षार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानी। ठीक है, इस क्लास की जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।